बहुत समय पहले की बात है। भोला नाम का एक आदमी अपनी बीवी हेमा और उसके 3 साल के बेटे हेमंत और बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम नालडांगा था। वहाँ के लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी करके किया करते थे। भोला की इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और फिर उन सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था। इस बार आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम भी शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हमारे छत से पानी टपकता है और घर में सब सामान गीले हो जाते हैं। हाँ हेमा, तुम ठीक कहती हो। इस बार सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। और हाँ, हमारा हेमंत काफी दिनों से मुझसे बैडमिंटन की मांग कर रहा था। इस बार उसके लिए बैडमिंटन जरूर लेकर आऊंगा। हाँ भोला भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफी अच्छी आई है। लगता है इस बार तुमने बहुत मेहनत की है। शहर में मेरा एक जानकार है जो तुम्हारी इस फसल के लिए काफी अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ। हाँ राजू भैया, क्यों नहीं। आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, शाम को आता हूँ तुम्हारे घर। वह लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी ही देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। यह बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, बस यह बारिश जल्द ही खत्म हो। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेत में ही छोड़ रखी थीं। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब किसान खेत पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण सभी गांव वाले किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। हे भगवान, यह क्या हुआ। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। यह तो अनर्थ हो गया। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे। यह देखो, पूरे खेत में पानी भर गया है। सारी फसलें डूब गईं। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। तभी भोला की नजर उसके खेत के कुछ फसलों पर जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी। भोला बची हुई आलू की फसलें इकट्ठा करके घर लौटता है। इस गीली जमीन के अलावा बची हुई फसल इकट्ठे करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकल पाए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इतनी मेहनत से उगाई थी, पर इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं। उनसे तो एक हफ्ते का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे। गांव के सभी किसानों का बहुत बुरा हाल है। इस बारिश ने किसानों को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है, और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिसके पास कमाई का बस एक यही जरिया है। जी, आप ज्यादा परेशान मत होइए। आप धैर्य रखिए। अगर आप ही धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा। हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी हेमा को एक विचार आता है। हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचें। मुझे लगता है गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत तो आमदनी हो ही जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। बिल्कुल, इस समय तो बारिश का मौसम भी है और लोग गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करेंगे। हम एक कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारी मेहनत रंग लाए। ठीक है, हम कल से ही समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन्हें पसंद करेंगे। भोला ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन से ही दोनों बहुत मेहनत करते हैं और वह घर से ही समोसे बनाने का सारा सामान तैयार कर लेते हैं। भोला सामान को रेडी पर रखकर बाजार में पहुंच जाता है और समोसे बेचने लगता है। भोला के समोसे इतने खुशबूदार थे कि मात्र खुशबू से ही लोग उसके समोसे के पास खींचे चले आते हैं और समोसे खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी गांव का एक आदमी भोला के पास आता है। क्या बात है भैया, तुम समोसे बेचने लगे, अब खेती बाड़ी छोड़ दी है। नहीं भैया,
इस बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस एक यही साधन है, बस किसी तरह इन समोसे को बेचकर घर का कुछ खर्चा निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला के समोसे लोगों को काफी पसंद आते हैं। भोला को व्यापार में जो घाटा हुआ था, समोसे को बेचकर उसने अपने थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई तो कर ही ली थी। भोला का समोसे का काम ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती वह घर के खर्चे में लग जाती थी। भोला को समोसे के सामान के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी सोच में भोला बहुत परेशान था। उसे परेशान देख उसके पास गांव का एक व्यक्ति आता है। क्या बात है भोला, बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं अमर भैया, बाढ़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसी तरह समोसे का काम शुरू किया तो अब समोसे के सामान के लिए पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा पैसों का कैसे बंदोबस्त करूं। अरे भैया, मेरी सलाह मानो तो जो सेठ रामलाल है ना, उससे पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाए तो वापस कर देना। अमर की बातचीत से सहमत हो गया और वह सेठ रामलाल के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? उधार तो मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं कर देते तो उसका ब्याज भी देना होगा। सेठ जी, अभी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। कृपया ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए। तुम्हारी जमीन तो है, तुम अपनी जमीन गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, मेरी जमीन ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। भोला ने सेठ से पैसे लेकर समोसे बनाने का सामान खरीदा और अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। हेमा, मैंने सेठ रामलाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। क्या तुमने जमीन गिरवी रख दी? तुम्हें पता है ना सेठ कितना चालाक और लालची है। अगर हम 1 महीने में उसका ब्याज नहीं चुका पाए तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है हेमा, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम बहुत मेहनत करेंगे और समय पर पैसे चुका देंगे, मैं वादा करता हूँ। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा और उसकी समोसे की कमाई ठीक ठाक हो गई। 15 दिन के अंदर भोला ने इतने पैसे कमा लिए कि वह से अपनी फसल बोने की स्थिति में आ गया। उसने खाद और बीज खरीदकर अपने खेतों में खेती शुरू की। भोला की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई। सेठ रामलाल बहुत ही चालाक और धूर्त इंसान था। वह अक्सर ही लोगों को ब्याज पर पैसे देता और उन्हें हमेशा ठगने में लगा रहता था। सेठ रामलाल की नजर हमेशा से ही भोला की जमीन पर थी। वह किसी भी तरह भोला की जमीन पर कब्जा करना चाहा। इस भोला को तो मैं मूर्ख समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही चालाक निकला। लगता है अब कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात सेठ रामलाल अपने साथ मिलावटी दवाइयों की पोटली लेकर भोला के खेत में आया। वह उन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके भोला की फसल को बर्बाद करना चाहता था। यह सेठ रामलाल सुधरने वाला नहीं है। यह फिर से आ गया। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताती हूँ इसको। देखो गांव वालों, सेठ रामलाल हमारी फसल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। यह हमारी फसलों में जहरीली दवाइयाँ मिलाने आया था, जिससे कि हमारी फसल खराब हो जाती और हम इस रामलाल का ब्याज नहीं दे पाते, और ब्याज न देने के कारण यह हमारी जमीन को जब्त कर लेता। गांव वालों ने देखा कि रामलाल के हाथ में सच में जहरीली दवाई की पोटली थी, जिससे वह भोला के फसलों को बर्बाद करना चाहता था। सेठ रामलाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भोला की मेहनत की फसल को बर्बाद करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेठ, तुम हमेशा से ही लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। रामलाल, हमने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन तुमने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। हम सब जानते हैं कि भोला कितना मेहनती है। तुम जैसे लालची आदमी को गांव में रहने का हक नहीं है। माफी चाहता हूँ गांव वालों, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। भोला, मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ा लालच में आ गया था।
मैं वादा करता हूं कि अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सेठ जी, आपकी माफी का हमें कोई भरोसा नहीं। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। आपसे अब कभी उधार नहीं लेंगे और ना ही आपकी किसी चालाकी का शिकार बनेंगे। अब गांव वालों के सामने रामलाल सच्चाई आ गई। रामलाल को गांव वालों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और वह सर झुकाए चुपचाप बाहर से चला गया। भोला ने अपनी फसलों को बेचकर सेठ रामलाल का सारा पैसा ब्याज सहित दिया। इस तरह भोला की मेहनत और सच्चाई ने उसे उसकी जमीन वापस दिलाई और उसने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताया। सेठ रामलाल की लालच और चालाकी के बावजूद भोला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीत हासिल की।